समझिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसा मैंने कहा बहुत आसान आसान चीजें हैं, समझिएगा। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। वेव्स दो तरीके से रिफ्लेक्ट होती हैं, दो तरीके से रिफ्लेक्ट होती है। एक होता है रिजिड बाउंड्री रिफ्लेक्शन और एक होता है फ्री बाउंड्री रिफ्लेक्शन। ओके, अब ये रिजिड बाउंड्री क्या होता है और फ्री बाउंड्री क्या होता है? रिजिड बाउंड्री अपन उसे बोलते हैं जहां पे वेव के वाइब्रेशन ट्रांसफर नहीं किए जा सकते, ठीक बात है, नहीं किए जा सकते, उसको बोलते हैं अपन रिजिड बाउंड्री। और जहां पर वेव के वाइब्रेशन ट्रांसफर किए जा सकते हैं उसको अपन बोलते हैं फ्री बाउंड्री। कैसे? और थोड़ा सा समझिएगा, समझ में आ जाएगा रिजिड बाउंड्री मतलब क्या। मान लीजिए मैंने एक स्ट्रिंग ली, ठीक है, और एक दीवार पर मैंने कील को लगा दिया, फिक्स कर दिया, है ना, नेल ले लिया, फिक्स कर दिया, और इससे मैंने एक ये स्ट्रिंग लगा दी, ये मैंने स्ट्रिंग लगा दी, ठीक बात है। अब ध्यान से समझिएगा, जब मैं इसको वाइब्रेट करूंगा, मतलब स्ट्रिंग को ऐसे वाइब्रेट करूंगा, तो ये कील वाइब्रेट नहीं होगी, ये फिक्स होगी, ये कील फिक्स होगी। मतलब इस स्ट्रिंग के वाइब्रेशन, इस स्ट्रिंग के वाइब्रेशन इसमें ट्रांसफर नहीं हुए, ट्रांसफर नहीं हुए, तो यहां पर अपन बोलेंगे ये रिजिड बाउंड्री है, इसको बोलेंगे अपन रिजिड बाउंड्री, रिजिड बाउंड्री। और यहां से जो वेव रिफ्लेक्ट होगी उसको बोलेंगे रिजिड बाउंड्री रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब तो फ्री बाउंड्री क्या? फ्री बाउंड्री का मतलब हो गया कि यहाँ पे वाइब्रेशन ट्रांसफर किए जा सकते। समझिएगा, अब की बार मैंने क्या किया, एक ऐसी रॉड ले ली, एक ऐसा पोल तरीका ले लिया, उसमें मैंने एक रिंग लगा दी। ओके, अगर मैं रिंग को, ये रिंग इधर से उधर डिस्प्लेस हो सकता, वाइब्रेशन दिए स्ट्रिंग में, मैंने वाइब्रेशन दिए, ठीक है। तो ये वाली रिंग ऊपर की तरफ भी जा सकती है, यहाँ से यहाँ पे भी जा सकती है, ये वाली रिंग यहाँ पर भी आ सकती है, ठीक है। सोच के देखो, ऐसे कर दिया। अगर मान लीजिए लास्ट वाला पल्स इसको ऊपर ले जा रहा है तो रिंग ऊपर की तरफ चली जाएगी, और अगर लास्ट वाला पल्स इसे नीचे की तरफ ला रहा है तो रिंग नीचे की तरफ आ जाएगी। मतलब इस स्ट्रिंग के वाइब्रेशन इसमें ट्रांसफर किए जा सकते हैं या ट्रांसफर हो रहे हैं, दोनों एक ही बात है। यहां पर ट्रांसफर किए जा सकते हैं या ट्रांसफर हो रहे हैं, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उसको बोलते हैं अपन फ्री बाउंड्री, फ्री बाउंड्री, फ्री बाउंड्री, ठीक बात है। और यहां से जो वेव रिफ्लेक्ट होती है उसको बोलते हैं अपन फ्री बाउंड्री रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। मेरा ख्याल है रिजिड बाउंड्री और फ्री बाउंड्री क्लियर हुई होगी। जहां पे वाइब्रेशन ट्रांसफर ना किए जा सके उसे बोलते हैं अपन रिजिड बाउंड्री, और जहां पर वाइब्रेशन ट्रांसफर किए जा सकते हैं उसको बोलते हैं अपन फ्री बाउंड्री, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या होता है बच्चों, दोनों में अंतर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, है ना। रिजिड बाउंड्री के केस में, इन रिजिड बाउंड्री रिफ्लेक्शन, रिजिड बाउंड्री रिफ्लेक्शन में समझिएगा, इसको हटा रहा हूं मैं, इसको बाद में बनाऊंगा फिर से, है ना, ताकि रिजिड बाउंड्री रिफ्लेक्शन के बारे में बताया जाए। रिजिड बाउंड्री रिफ्लेक्शन में जो वेव रिफ्लेक्ट होकर आती है उसमें ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक वेव पहुंची है, ये ऐसे पहुंची, ये रिजिड बाउंड्री है, ठीक है। तो यहां से जो वेव रिफ्लेक्ट होकर आई वो कुछ इस तरीके से आई, ये रिफ्लेक्टेड वेव, इसको बोलेंगे अपन इंसिडेंट वेव, ये ऐसे जा रही है, ठीक है, और ये वाली वेव ऐसे आ रही है, ठीक, ये इसका
सेंटर पॉइंट नहीं बना है अपना, फिर भी समझ लो ये कुछ ऐसा, ठीक है। ये जो ब्लैक इससे बनाई है ये है इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट वेव, और जो ब्लू से बनाया है मैंने उसको बोलते हैं अपन रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है, इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव। अब इन दोनों में देखिएगा, जब ये पार्टिकल नीचे की तरफ है तो रिफ्लेक्टेड वेव का पार्टिकल ऊपर की तरफ है, ठीक है, और ये पार्टिकल जब नीचे की तरफ है तो ये पार्टिकल ऊपर की तरफ है। मतलब एक पार्टिकल इसका इंसिडेंट वेव का जब नेगेटिव में होगा तो रिफ्लेक्टेड वेव का पॉजिटिव में होगा। मतलब दोनों में फेस डिफरेंस जो होगा वो पाई होगा, दैट इज 180 डिग्री होगा। अगर इस केस में मान लीजिए मैं इंसिडेंट वेव की इक्वेशन लिखता हूं तो लिखूंगा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है साहब, ठीक है। और अगर मैं रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन लिखूंगा तो देखिएगा क्या आएगी। रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, माइनस लगाया मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाती है, ये हमें मालूम है, और यहाँ पर इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई मतलब क्या, ये बात हमें मालूम है। ओमेगा टी माइनस के एक्स मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगी, ओमेगा टी प्लस के एक्स मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगी। तो साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और दोनों में फेस डिफरेंस कितने का आ गया भैया, ये पार्टिकल नीचे तो ये पार्टिकल ऊपर है, मतलब दोनों में फेस डिफरेंस आ गया पाई। बोलो बात समझ में आई। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई, ये रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन होगी। किस केस में, रिजिड बाउंड्री रिफ्लेक्शन के केस में, रिजिड बाउंड्री रिफ्लेक्शन के केस में। बोलो समझ में आए। ऐसा तो होगा नहीं कि 100% वेव रिफ्लेक्ट होकर आ जाएंगी, कुछ ना कुछ वेव ट्रांसमिट होंगी, कुछ ना कुछ वेव ट्रांसमिट होंगी, ठीक बात है। वो ट्रांसमिट वेव की इक्वेशन भी लिखेंगे, लेकिन पहले तो ये बताएं ये समझ में आया क्या, यस और नो। ये ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई क्यों लिखा ये समझ में आया क्या, ठीक बात है ना, ठीक। अच्छा ये तो हो गया भैया रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्शन, मतलब वेव इक्वेशन मेरे को समझ। अब फ्री बाउंड्री से रिफ्लेक्शन समझिए, जैसा मैंने आपको फ्री बाउंड्री समझाया उससे रिफ्लेक्शन समझ लीजिए। फ्री बाउंड्री ये ऐसा, ये फ्री बाउंड्री अपन ये ऐसा भी जा सकता है, फिर से डायग्राम बना रहा हूं, ये ऐसा भी जा सकता है, दिस इज कॉल्ड फ्री बाउंड्री, ठीक बात है। अब जब फ्री बाउंड्री से वेव रिफ्लेक्ट होती है, फ्री बाउंड्री से वेव रिफ्लेक्ट होती है तो उनमें फेस डिफरेंस जीरो होता है, उनमें फेस डिफरेंस जीरो होता है। जब फ्री बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होती है वेव तो यहाँ पर दो फिनोमेना साथ में होते हैं, वेव की कुछ एनर्जी आगे चली जाती है और कुछ एनर्जी वापस लौट के आती है। जो वापस लौट के आती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड, और जो आगे चली जाती है उसको बोलते हैं अपन ट्रांसमिटिव। ट्रांसमिटिव मतलब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ऐसा मान लीजिए ये एक मेरे पास वेव है, ठीक है, ये कौन सी वेव है भाई साहब, ये इंसिडेंट वेव है, ये इंसिडेंट वेव है। तो रिफ्लेक्टेड वेव भी ऐसी बनेगी कुछ, ये रिफ्लेक्टेड वेव ऐसी बनेगी कुछ, तो रिफ्लेक्टेड वेव भी कुछ ऐसी बनेगी, ये रिफ्लेक्टेड वेव बनेगी, ये वाली वेव इधर जा रही है, ये वाली वेव इधर आ रही है, और यहां से जो कुछ है कुछ वेव आगे भी ट्रांसमिट हो जाएगी, इसको बोलेंगे ट्रांसमिटेड वेव, ये आगे चलेगी। मतलब यहाँ पर तीन चीजें होंगी, रिजिड बाउंड्री के केस में ट्रांसमिशन बहुत कम होता है और फ्री बाउंड्री के केस में ट्रांसमिशन लगभग कंसिडरेबल होता है, इसलिए लिया जाता है, ठीक है।
मतलब ये जो ब्लैक से बनाया ये तो हो गया मेरे पास इंसिडेंट वेव, ये हो गया इंसिडेंट वेव, ये हो गया मेरे पास रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, और इसको बोलेंगे अपन ट्रांसमिटेड, रिफ्लेक्टेड वेव, इंसिडेंट वेव एंड ट्रांसमिटेड वेव। अच्छा, अब तीनों की इक्वेशन लिखे तो देखिएगा, अगर इंसिडेंट वेव की इक्वेशन लिखी जाए, इंसिडेंट वेव की इक्वेशन लिखी जाए तो लिखूंगा y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के, ठीक है साहब, मान लिया, ठीक। और अगर रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन लिखी जाए, रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन लिखी जाए तो लिखी जाएगी y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस के। दोनों में रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव में चेंज होगा, ठीक बात है साहब। यहाँ पर ऐसा लिख लेते हैं, इसको y1 लिख लें, इसको y2 लिख लें, और ट्रांसमिटेड वेव के लिए क्या लिखें, ट्रांसमिटेड वेव सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो y3 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स ही लिखा जाएगा, सेम डायरेक्शन में जाती है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। बस आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, यहाँ पे a1 लिख लो, यहाँ पे a2 लिख लो, यहाँ पे a3 लिख लो। एम्पलीट्यूड थोड़ा सा अलग अलग हो जाएगा, एम्पलीट्यूड अलग अलग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट वेव की एनर्जी कुछ अलग होगी और रिफ्लेक्टेड वेव की एनर्जी कुछ अलग होगी। क्यों अलग होगी, क्योंकि इसमें से कुछ एनर्जी आगे भाग गई और कुछ एनर्जी वापस लौट के आई है ना। इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी कम होगी। बोलो ये बात समझ में आई, फिर से समझिएगा, अगर इंसिडेंट वेव की एनर्जी और रिफ्लेक्टेड वेव की एनर्जी सेम होगी क्या, सेम होगी क्या एनर्जी, नहीं होगी साहब, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि उसका कुछ पार्ट आगे भाग गया है, कुछ पार्ट लौट के आया है। अब एनर्जी मतलब एम्पलीट्यूड, एनर्जी से रिलेटेड एम्पलीट्यूड की बात करें। अब एनर्जी से एम्पलीट्यूड कैसे बोल रहे हो साहब, एनर्जी से एम्पलीट्यूड कैसे रिलेट कर रहे हो, तो फील कराता हूं भाई साहब। एनर्जी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी पावर, पावर अपॉन इंटेंसिटी, sorry, power upon area is intensity and intensity is directly proportional to amplitude square। क्या ये बात समझ में। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, इस वेव की और इस वेव की इंटेंसिटी सेम होगी क्या, नहीं होगी, नहीं होगी, ठीक बात है ना, नहीं होगी भाई साहब। एनर्जी सेम नहीं है तो पावर सेम नहीं है, पावर सेम नहीं है तो भाई साहब इंटेंसिटी सेम नहीं है, और इंटेंसिटी सेम नहीं है, और मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया था इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, मतलब एम्पलीट्यूड भी सेम नहीं है, एम्पलीट्यूड चेंज होगा। सेम विद दिस, इसके बारे में सोच के देखें, ट्रांसमिटेड वेव और इंसिडेंट वेव की एनर्जी भी अलग अलग होगी, अलग अलग होगी, मतलब इंटेंसिटी अलग अलग होगी, मतलब यहाँ पर मेरे पास उसका एम्पलीट्यूड भी अलग अलग होगा, इसलिए मैंने A1 A2 A3 लिख दिया। यहाँ पर भी लिखा जा सकता है भाई साहब, यहाँ पर भी लिखा जा सकता है A1 A2, एम्पलीट्यूड हो भी सकता है सेम और नहीं भी हो सकता है, मेरे को नहीं मालूम है, ठीक बात है। क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी तो ट्रांसमिट होगी ही होगी, हालांकि वो बहुत कम होगी, लेकिन बोलो ये रिफ्लेक्शन समझ में आया क्या, हाँ या ना बोले, और है ना। देखो एक और थोड़े से तरीके से बताता हूँ, एक और तरीके से बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैंने एक यहाँ पर है ना ऐसा एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब ये एक पतली डोरी ली और ये एक मोटी डोरी ली, ये पतली डोरी ले ली मैंने और एक मोटी डोरी ली, ठीक बात है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका ये μ1 हो गया, ये यहाँ पे μ2 हो गया, मतलब दोनों डोरियां अलग अलग है, ऐसा मान लीजिए। अब इसमें मैंने वेव प्रोड्यूस की, इसमें मैंने वेव प्रोड्यूस की, ठीक है।
अब वो वेव कैसी गई, जैसी भी जा रही थी ये जा रही थी, ये यहाँ पे ज्वाइंट है, ठीक बात है। अब ध्यान दीजिएगा, दो तीन चीजें होगी यहाँ पे, है ना, डोरी में। सबसे पहली बात समझिएगा, ये मेरे पास इंसिडेंट वेव है, ये इंसिडेंट वेव, ये वाली वेव कौन सी होगी भाई साहब, इन तीनों में से कौन सी वेव होगी जो मैंने ये वाली बनाई है, बता सकते हो क्या? ये ट्रांसमिटेड वेव होगी, बिल्कुल ठीक बात है, ये ट्रांसमिटेड वेव हो, बात समझ में आ गई। और यहां से मेरे पास आएगी, ये कौन सी वेव होगी भाई साहब, जो ब्लू, ये रिफ्लेक्टेड वेव होगी। थोड़ा समझ में आ गया क्या, क्लियर है बात, ठीक बात है। अब ध्यान से समझिएगा, ये यहाँ पर मेरे पास रिफ्लेक्टेड वेव ऐसी आ गई। अगर अब मैं इक्वेशन लिखना, अच्छा एक और चीज समझो, यहाँ पर इसका μ1 है, इसका μ2 है, तो इसमें स्पीड और इसमें स्पीड सेम होगी कि अलग अलग होगी, अलग अलग होगी, अलग अलग होगी, बिल्कुल ठीक बात है, अलग अलग होगी। क्यों होगी भाई साहब अलग अलग, यस बिल्कुल ठीक है। अरे μ1 और μ2 अलग अलग है ना यार भाई, म्यू सॉरी v इजिकल टू टी बाई म्यू, v इजिकल टू टी बाई म्यू, तो म्यू अलग अलग है, म्यू अलग अलग है, तो भाई साहब वेव अलग अलग होगी, स्पीड भी अलग अलग होगी। इसमें मान लेते हैं v1 होगी, इसमें मान लेते हैं v2 होगी, ठीक बात है, इसमें मान लेते हैं v1 होगी और इसमें मान लेते हैं v2 होगी, ठीक बात है भाई साहब। ऐसा और मान लेते हैं कि ए आई मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट, एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव, ठीक है साहब। ए आर मतलब समझ गए क्या, ए आर मतलब रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है ना। मैं यहाँ पे जगह शायद आपको दिखाई देगा क्या, चलो ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, रिफ्लेक्टेड वेव। और ए टी मतलब ट्रांसमिटेड वेव, ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव। तो ध्यान रखिएगा, इसका हालांकि प्रूफ नहीं करा रहा हूं मैं, डायरेक्ट आपको फार्मूला लिख के बता रहा हूं, डायरेक्ट आपको फार्मूला लिख के बता रहा हूं, जो ध्यान रखना। एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव कैन बी रिटन एज 2v2 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव। थोड़ा सा फील कराता हूं मैं आपको, पहले फार्मूला लिख लूं मैं, 2v2 अपॉन v1 प्लस v2, और रिफ्लेक्टेड वेव के लिए लिखेंगे, रिफ्लेक्टेड वेव के लिए लिखेंगे दोनों का एम्पलीट्यूड, क्यों अलग अलग बोला था अपन ने, वो भी आपको थोड़ा सा फील करा रहा हूं। ये लिखा जाता है v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू ए आई, ठीक बात है, ध्यान से समझिएगा, आपको फील हो जाएगा ऐसा क्यों लिखा गया है, इससे भी समझ में आ जाएगा। इंसिडेंट वेव का कुछ पार्ट लौट के आया, ऐसा समझे, एनर्जी का कुछ पार्ट लौट के आया और कुछ पार्ट ट्रांसमिटेड हो गया, ठीक बात है। मतलब इस वेव की इंटेंसिटी इंसिडेंट वेव की इंटेंसिटी से अपने पास अलग है, अपने पास अलग होगी कि नहीं अलग भाई साहब, क्या ये बात सोच पा रहे हो? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एनर्जी के टर्म्स में बात कर लेते हैं, जनरल एग्जांपल, हालांकि ऐसा होगा नहीं, मैं जस्ट आपको फील कराने के लिए बोल रहा हूँ। मान लो 50 जूल एनर्जी गिरी, ये 50 जूल एनर्जी इंसिडेंट की है, उसमें से 30 जूल लौट के आई और 20 जूल आगे हो गई, बोलो बात समझ में आई क्या, दो पार्ट में हो गई, ठीक है। अब ये 50 जूल में से 30 जूल इधर आ गई, 20 जूल उधर हो गई, ठीक है। तो इसका एम्पलीट्यूड 50 जूल के हिसाब से, तो इसका एम्पलीट्यूड 30 जूल के हिसाब से होगा, होगा नहीं होगा, क्या ये बात समझ में आई?
होगा और इसका एम्पलीट्यूड 20 जूल के हिसाब से होगा कि नहीं। अच्छा, तो अब इसका एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे भाई साहब? तो इसका एम्पलीट्यूड निकालने के लिए तरीका मेरे पास ये है रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड इस तरीके से निकाला जाएगा और ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड इस तरीके से निकाला जाएगा। अच्छा, अब आपको एक और चीज समझाता हूं तो और समझ में आ जाएगा। अगर मैं बोलूं कि फ्रैक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड निकालो तो मैं लिखूंगा ए ट्रांसमिटेड अपॉन ए इंसिडेंट, मतलब जितना ट्रांसमिट हुआ और अपॉन में जितना टोटल इंसिडेंट हुआ था वो। और अगर रिफ्लेक्टेड वेव का फ्रैक्शन निकालना है तो मैं लिखूंगा ए आर अपॉन ए आई, मतलब जितना रिफ्लेक्ट हुआ अपॉन टोटल। बोलो बात समझ में आई क्या? कुछ फील हुआ आपको धर्मेंद्र भाई? यस और नो? समझ में आया? ये दोनों फॉर्मूले अपने को याद रखना है, कभी कभार यूज किए जाते हैं। ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। हालांकि इसका प्रूफ भी है लेकिन प्रूफ करने की अपने को आवश्यकता नहीं है, मैंने जस्ट आपको फील कराया, इसी जनरल वे में फील हो जाता है इसलिए समझ में आया। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है क्या? सभी को क्लियर है? यस। तो चलो देखो स्टैंडिंग वेव्स के बारे में चर्चा करते हैं। स्टैंडिंग वेव्स के बारे में चर्चा करते हैं कि स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है। इस चीज को नोट डाउन करना चाहे तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींचना चाहे स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। हो गया बच्चों? हटाओ क्या इसको? स्टैंडिंग वेव्स है ना, when two waves of same frequency, okay, two waves of same frequency, same wavelength, same speed, two waves of same frequency, same speed, same wavelength, same amplitude, but in opposite direction, are superimposed then resultant wave is non-propagative in nature, ही बढ़ने वाली, नॉन प्रोपोगेटिव इन नेचर है ना, एंड known as स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव। स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव, बिल्कुल ठीक बात है। स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव, एक कैरेक्टर चेंज किया मैंने, दैट इज डायरेक्शन। दो वेव ऐसे आके टकराई, जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो आगे नहीं बढ़ेगी, वो सिर्फ अपनी जगह पर ही रहेगी। मतलब ना तो एनर्जी ट्रांसफर होगी, नॉन प्रोपोगेटिव, जब वेव आगे नहीं बढ़ रही है तो एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं होगी, बिल्कुल ठीक है। इस वेव की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन प्रोपोगेटिव वेव।
मैं वर्बल वे में बता रहा हूँ। 11th वाले बच्चों आप इसे नोट कर लीजिएगा, हर किताब में आपको मिल जाएगी। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ नॉन प्रोपोगेटिव वेव की कहानी क्या होगी, कैसे होगी, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मैंने ये इंसिडेंट वेव मानी, ये इंसिडेंट वेव मानी, ठीक बात है, और ये रिफ्लेक्टेड वेव हो गई, जो डॉटेड बनाई है ये रिफ्लेक्टेड वेव हो गई। तो जो रिजल्टेंट वेव होगी वो ऐसी, ये रिजल्टेंट वेव हो गई मेरे पास, ठीक है। ये वाली वेव रिफ्लेक्टेड वेव है, ये वाली वेव रिफ्लेक्टेड वेव है। तो ये जो इन दोनों के सुपर इम्पोजिशन से जो वेव बनेगी उसे बोलते हैं अपन स्टेशनरी वेव, ठीक है। अब स्टेशनरी वेव अपनी जगह पर सिर्फ एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अपनी जगह पर एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ऐसे 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 करेगी, लेकिन ऐसे आगे नहीं बढ़ेगी। मतलब इट इज नॉन प्रोग्रेसिव वेव, सो एनर्जी इज नॉट ट्रांसफर्ड बाय स्टेशनरी वेव और बाय स्टैंडिंग वेव्स, they only expand in their own plane, पर्टिकुलर फिक्स सेगमेंट में ही, यहाँ से जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक में ही वो एक्सपांड करेंगी और कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, एक्सपांड करेंगी और कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ठीक बात है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। कहीं पर क्या आता है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो है पार्टिकल का, कहीं पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का मैक्सिमम है, ठीक है ना। ड्यू टू सुपर इम्पोजिशन ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मिनिमम हो गया। मतलब किसी पॉइंट पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, किसी पॉइंट पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है। जहां पर एट सम पॉइंट, ध्यान से समझिएगा, है ना, एट सम पॉइंट, एट some point resultant displacement of particle is maximum, and at some point resultant displacement of particle is minimum। ओके, फिगर में आपको क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। इस पॉइंट पर मैक्सिमम है कि मिनिमम है बोलते डिस्प्लेसमेंट? अरे रिस्पॉन्स दीजिएगा यार भाई, इस पॉइंट पर मिनिमम है कि मैक्सिमम है? मिनिमम। इस पॉइंट पर मिनिमम है, इस पॉइंट पर मैक्सिमम है, इस पॉइंट पर मिनिमम है, इस पॉइंट पर मैक्सिमम है। मतलब किसी पॉइंट पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, किसी पॉइंट पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है। मिनिमम का मतलब क्या होता है भैया? जीरो। मिनिमम का मतलब होता है जीरो, नेगेटिव में नहीं, नेगेटिव में तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, जहां पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है उसे बोलते हैं अपन नोड, उसे नाम दिया गया है नोड। और जहां पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है उसे नाम दिया गया है एंटी नोड, उसे नाम दिया गया है एंटी नोड। मतलब यहाँ पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है तो इसे क्या बोलेंगे भाई? इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे नोड। और यहाँ पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो इसे बोलेंगे अपन एंटी नोड। एंटी नोड नाम दिया गया है भाई साहब, ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब नोड को मैं लिख लूं रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिनिमम, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज
मिनिमम दैट इज जीरो, नेगेटिव में ध्यान रखिएगा नोड, एंड एंटी नोड resultant displacement is maximum. Okay, resultant displacement is maximum, that is called empty node. ये दो चीजें अपने को ध्यान रखनी है। बाकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पर लिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि बोर्ड भर जाएगा, उसमें कुछ खास बात नहीं है। सभी बुक्स में दी गई है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडिंग वेव। ओके, वो प्लीज 11th वाले उसको नोट कर लीजिएगा, जरूरी है। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। अब ये जो स्टैंडिंग वेव है, पहले स्ट्रिंग में बात कर लेते हैं। तो अपन बोल रहे हैं स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग, स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग। ओके, fixed at both एंड, दोनों एंड पर फिक्स कर दीजिए। मतलब कैसी है, सब कुछ नहीं है, ये ऐसा ये जिसकी लेंथ मान लेता हूं मैं L है, जिसमें मास M है, या म्यू ले लो, म्यू है, ठीक बात है। टेंशन इन द स्ट्रिंग T है, ऐसा कुछ सारा स्टैंडर्ड अपन ने ले लिया है, ठीक बात है। ठीक है भाई, अब इसमें वेव प्रोड्यूस करी है, तो मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, यहां से मान लीजिए वेव प्रोड्यूस की मैंने, यहां से वेव प्रोड्यूस की, ये वेव ऐसी है, ठीक है भाई साहब। इसको कौन सी वेव बोलूं भाई साहब मैं? तीनों में से 3 वेव होती है अपने पास। इंसिडेंट वेव, बिल्कुल ठीक है, इंसिडेंट वेव हो गई भाई साहब। इंसिडेंट वेव हो गई तो इसकी इक्वेशन मैंने लिख ली, y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस k1, ये इंसिडेंट वेव की इक्वेशन है, ठीक है भाई साहब। अच्छा, अब यहां से वेव रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी तो मेरे को बताइएगा कौन सा बाउंड्री रिफ्लेक्शन होगा, रिजिड बाउंड्री रिफ्लेक्शन या फ्री बाउंड्री रिफ्लेक्शन? रिजिड बाउंड्री रिफ्लेक्शन होगा, बिल्कुल ठीक है। रिजिड बाउंड्री रिफ्लेक्शन होगा तो ये मेरे पास ये वेव बन गई भाई साहब, रिफ्लेक्टेड। तो इस वेव की इक्वेशन मैंने लिखी, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस kx प्लस पाई। प्लस पाई क्यों लिखा है, समझ में आया क्या? क्योंकि रिजिड बाउंड्री रिफ्लेक्शन से मेरे पास ये है। अच्छा, और एक और चीज मेरे को मालूम है बच्चों कि साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। हाँ, रिजिड बाउंड्री और फ्री बाउंड्री, अच्छा ठीक बात है। रिजिड बाउंड्री का मतलब होता है जहां पे स्ट्रिंग फिक्स की गई है, जहां पे टाइटली बांधी गई है, ठीक बात है। मतलब ये जो स्ट्रिंग का पॉइंट है ये ऐसा ऊपर नीचे नहीं होगा, तो उसे बोलेंगे अपन रिजिड बाउंड्री। और अगर मान लीजिए ये स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट ऊपर नीचे हो गया तो अपन बोलेंगे फ्री बाउंड्री। अब यहाँ पे फिक्स एट बोथ दी एंड है, स्ट्रिंग अपन ने दोनों एंड पर टाइटली फिक्स कर दी है, तो क्या ये ऊपर नीचे होगा क्या पॉइंट? नहीं होगा। तो कौन सा बाउंड्री रिफ्लेक्शन हो गया? रिजिड बाउंड्री रिफ्लेक्शन हो गया। और रिजिड बाउंड्री रिफ्लेक्शन में क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही, इसलिए प्लस लिखा जाएगा। और दोनों में फेस डिफरेंस जो है वो पाई का होता है, दोनों में फेस डिफरेंस पाई का होता है। तो यहाँ पर ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई हो गया। ध्यान रखिएगा, रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्ट करेंगे तो पाई का
180 डिग्री का फेस डिफरेंस आएगा। ठीक है सर। तो यहाँ पर मेरे पास ये 180 माइनस थीटा है, माइनस साइन थीटा, तो इसके कारण एक माइनस आगे आ गया, तो y2 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के। बोलो ये बात समझ में आई है क्या 11th वाले बच्चों? ये बात क्लियर है? यस और नो? है ना? साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये इसका पाई का एक माइनस में। अब देख लीजिए भाई सर, मेरे सुपरपोजिशन, ये सुपरपोजिशन ही हो रहा है, दोनों वेव्स एक इधर से आई और रिफ्लेक्ट होके इधर से आई, तो दोनों कहीं ना कहीं टकरा रहे हैं। मतलब अगर मैंने अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसकी बात कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना? y इजिकल टू मैं लिखूंगा y1 प्लस y2। ठीक है भाई सर, y इजिकल टू y1 प्लस y2। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास y इजिकल टू y1 की वैल्यू लिखी है, लिखी ए साइन ओमेगा टी प्लस वन माइनस के एक्स, और दूसरी लिखी माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस टी। बोलो समझ में आया क्या सर? दरमियान यहां तक समझ में आया बेटा? अरे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ना, तो y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू क्या है ये, और y2 की वैल्यू क्या है ये दोनों रख दिया है वहां पे मैंने। बोलो समझ में आया क्या? यस यस, ये समझ में आया बेटा? है ना? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये कॉमन लिख लिया मैंने, ये कॉमन निकाल कर बाहर लिख दिया, तो ए अब अंदर बचा मेरे पास साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस साइन ओमेगा टी प्लस के। अब क्या कर लें यश भाई, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगा दो, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगा दिया जाए, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगा दिया जाए। कौन सा फार्मूला लगा दिया जाए भाई साहब? साइन सी माइनस साइन डी, तो ये हो गया 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। कुछ गलती करूं तो बताना भैया, दिव्यांश बताना, है ना? प्रखर चेक करते रहना, सही चल रहा है अभी तक? तो y इज इक्वल टू ए, है ना? ये मेरे पास क्या हो गया, इतना इतना हो गया c और इतना इतना हो गया d, तो चलो साहब 2 cos c प्लस डी ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स अपॉन 2, ये तो cos लिख दिया। अब साइन लिख दो भाई साहब, साइन c माइनस डी ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहां पर क्या लिखूंगा जब प्लस में माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये छोटा ब्रैकेट ये बड़ा ब्रैकेट और ये पूरे का ब्रैकेट, देखना जरा चेक करके रहना, और अपॉन में 2। ठीक है साहब, तो y इज इक्वल टू मेरे पास आ गया ए 2 cos, यहां पे कौन निपट गया भैया? ओमेगा टी बचा। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब 2 ओमेगा टी अपॉन 2, यहां पे कौन निपट गया भाई? ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्या हो गया भाई साहब यहाँ पर? मतलब ओमेगा टी चला गया तो माइनस 2 के एक्स अपॉन 2। ठीक है, माइनस 2 के एक्स अपॉन 2, माइनस 2 के एक्स अपॉन 2। बोलो सही है क्या? चेक कर लेना भैया, सही है? तो ये 2 ने 2 को मार दिया, ये 2 ने 2 को मार दिया, माइनस आगे आ गया, तो y इज इक्वल टू माइनस 2a कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स।
ये आ गई भाई साहब इक्वेशन स्टैंडिंग वेव। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन स्टैंडिंग वेव। चेक कर लेना कुछ गलत तो नहीं किया मैंने। देवांश चेक कर लेना भाई साहब फार्मूले से। यश समझ में आया क्या? ठीक बात है, चेक कर लेना फार्मूले में कुछ गलती तो नहीं हो रही है। बाकी ठीक है। ये आ गई इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। को किसकी आई भाई साहब? ये जो सीधी लाइन बनी है, ये जो सीधी लाइन बनी है इसकी इक्वेशन है ये। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव ये आ गया -2a cos ओमेगा टी साइन के एक्स। 2a cos ओमेगा टी साइन के एक्स। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ या ना बोले यार भाई? ठीक है ना। अब इसी के ऊपर और थोड़ी कहानी। बोले सर ये जो बन रहा है पॉइंट, ये नोड, ये एंटी नोड, ये नोड, ये एंटी नोड, ये कैसे बनेगा, ये कैसे होगा, क्या होगा? तो उसी कहानी पर आगे चर्चा कर रहे हैं। पहले ये वाली इक्वेशन की तरफ ध्यान दे दीजिए, ठीक बात है। और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। मैंने इक्वेशन लिखी y इजिकल टू 2a, y इजिकल टू 2a cos ओमेगा टी साइन के एक्स। माइनस साइन अपनी जगह पर है, ठीक है, साइन के एक्स। अब नोड कहां पर बनेगा, एंटी नोड कहां पर बनेगा, इसके बारे में ध्यान रखना। तो उसके लिए पहले एक छोटी सी चीज देखते हैं अपन, ध्यान से समझिएगा। देखें जरा इधर से इधर तक देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। बताएंगे भैया यहां से लेके यहां तक ये एक साइकिल, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक साइकिल होगा, है ना। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी भैया? और उस दूरी को अपन क्या कहते हैं? वेवलेंथ। बिल्कुल ठीक बात, बहुत बढ़िया शुक्र। ये वेवलेंथ भैया, ये वेवलेंथ। क्लियर है बात? चलो साहब बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा एक और चीज बताइए, ये नोड या एंटी नोड? नोड। ये नोड या एंटी नोड? नोड, ठीक है साहब। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी भाई साहब? लैम्डा बाई 2, बिल्कुल ठीक, लैम्डा बाई 2, बहुत बढ़िया। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, दो नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2 होती है? हाँ या ना बोलो यार भाई? लिख सकता हूं ना, दो नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2 होती है। हाँ साहब होती है, बिल्कुल ठीक है। चलो एक और चीज देख लेते हैं, एक और चीज देख लेते हैं अपन। यहां पे क्या लिखूंगा, ये तो नोड लिखूंगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये एंटी नोड, इसको बोल दिया एंटी नोड। चलो तो यहां से लेके यहां तक की दूरी बता दो कितनी है? लैम्डा बाई 4। कैसे हो रही समझ में आ रहा है?
अरे सोच के देख लो, ये एक टुकड़ा, ये एक टुकड़ा, ये एक टुकड़ा, 1 2 3 4, लैम्डा को 4 टुकड़ों में बांट दिया, कितना बन गया भैया एक टुकड़ा, लैम्डा बाई 4। तो यहाँ पे लिख दिया लैम्डा बाई 4। तब एक स्टेटमेंट लिखा मैंने, आपको समझ में आया क्या बताना है ना। नोड से एंटी नोड, नोड से एंटी नोड की दूरी या नोड एंटी नोड के बीच की दूरी, एक ही बात। नोड से एंटी नोड, नोड से एंटी नोड की दूरी लैम्डा बाई 4 होती है। देखेंगे समझ में आया क्या, आया ना बोले, ठीक बात है। ये हमेशा ध्यान रखना भैया, 2 नोड हमेशा लैम्डा बाई 2 पर होंगे, एक नोड और एंटी नोड लैम्डा बाई 4 पर होंगे, एक नोड और ये इस पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर अपन फॉर्मेशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड की बात कर रहे हैं। नोड और एंटी नोड कहाँ कहाँ पर बने, है ना, इसको बोलते हैं अपन फॉर्मेशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड इन स्ट्रिंग, ठीक है भाई। अपन लैम्डा के टर्म्स में ले रहे हैं, लैम्डा मतलब डिस्टेंस के टर्म्स में ले रहे हैं, डिस्टेंस मतलब एक्स के टर्म्स में ले रहे हैं वैसे, हाँ या ना बोले। लैम्डा मतलब दूरी, टाइम के लिए तो नहीं ले रहे हैं, टाइम के टर्म्स में तो नहीं ले रहे, तो ध्यान दीजिए। यहां पर मैंने लिखा y इज -2a cos ओमेगा t sin 2, ठीक है साहब। एंटी नोड पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, पहले ये समझ में आया क्या, देखें होगा ना, एंटी नोड पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, बिल्कुल ठीक है। और नोड पर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा, होगा कि नहीं होगा भाई सर, ये बता दो यार भाई। नोड पर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा, क्या ये बात समझ में आई, ठीक बात है, आप ध्यान दीजिए, ठीक है। ये डिपेंड करेगा के एक्स पर, ये डिपेंड करेगा के एक्स पर, डिपेंड ऑन साइन के, साइन के एक्स की वैल्यू मैक्सिमम हो गई तो एंटी नोड बनेगा, और साइन के एक्स की वैल्यू मिनिमम हो गई तो नोड बनेगा, तो नोड बनेगा। साइन के एक्स की वैल्यू मैक्सिमम तो एंटी नोड, और साइन के एक्स की वैल्यू मिनिमम तो नोड, ठीक है सर। देखो यहां पर देखिएगा भाई सर, स्प्रिंग की कहानी कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये है एक पास है, ये वाला पॉइंट देख लो, एक्स इजिकल टू 0 पर नोड बना कि एंटी नोड बना भाई सर, नोड बना, है ना। एक्स इजिकल टू 0 पर मेरे पास नोड बना, एक्स इजिकल टू एल पर क्या बना भाई सर, नोड। एक्स इजिकल टू एल पर भी मेरे पास नोड बना, बिल्कुल ठीक है। और नोड की कंडीशन में एम्पलीट्यूड बराबर 0 या y बराबर 0 लिखते हैं सब, हाँ या ना बोले, ये पहले डिस्प्लेसमेंट 0 ना भाई, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, फिलहाल मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे, y इजिकल टू 0, यहाँ पर भी y इजिकल टू 0, बोलो ये बात समझ में आई है सबको,
देखो साहब, फिर आगे बढ़े, है ना। इसका मतलब मेरे पास नोड के लिए, है ना, नोड के लिए, नोड, है ना, नोड के लिए बात करें, साइन के एक्स इजिकल टू मिनिमम होना चाहिए वैसे, साइन के एक्स इजिकल टू मिनिमम होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं मिनिमम, हाँ या ना बोलो यार भाई। अरे मिनिमम का मतलब कितना होना चाहिए, मिनिमम का मतलब होना चाहिए 0। क्यों दिव्यांश भाई, ठीक है, यस, ओके। अब साइन के एक्स इजिकल टू 0, तो ध्यान दीजिएगा भाई साहब, साइन के एक्स इजिकल टू 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 0, साइन 0 0, है ना। साइन 180 भी 0, साइन 360 भी 0, है ना। मतलब जहां जहां पे 0 होगा वो मैं लिखते जा रहा हूं, 0 होगा ना। देखो साइन 0, फिर ये पाई 0, फिर ये 360 0, फिर उसके आगे और 180 जोड़ दो। अरे नहीं आ रहा यार समझ में भाई, अरे यार ये पूरी साइकिल है ना, अगर लिखेंगे तो ये 0, इसको लिखेंगे 90, इसको लिखेंगे 180, इसको लिखेंगे 270, इसको लिखेंगे 360, तो 0 कितने कितने पर है, एक तो 0 पर, एक 180 पर, एक 360 पर, फिर इसका अगला। तो इसको मैं लिख लेता हूं भाई साहब ऐसे, साइन के एक्स इजिकल टू साइन 0 साइन पाई साइन 2 पाई साइन 3 पाई एंड सो ऑन। बोलो समझ में आ रहा है क्या, हाँ या ना बोलो यार भाई। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, के एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई एंड सो ऑन। क्या ये बात समझ में आ रही है धर्मेंद्र, पक्की बात है, बिल्कुल क्लियर है आशुतोष, यस सभी को, यश क्लियर है क्या तुमको, देखो सब, है ना। अब देखें, अब ये 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, इसको मैं अगर यहाँ पर n पाई लिख लूं और बोल दूं कि n इक्वल टू मेरे पास 0 1 2 3 आप रखते चले जाओगे तो ये वैल्यू आती चली जाएगी, हाँ या ना बोले यार, है ना। एक छोटा फार्मूला से जो फॉर्म में लिख लिया, इसको वैसे बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, मैथ्स वालों को मालूम है ये, खैर अपन इस पर और आगे बात, ठीक है। अच्छा, के की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, के की वैल्यू ओमेगा टी माइनस के एक्स में के को क्या लिखा जाता है, क्यू पाई बाई लैम्डा, जिसे बोलते हैं अपन वेव नंबर। इसको मैंने लिख लिया 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स इजिकल टू एन पाई, इजिकल टू एन पाई, ठीक है भाई साहब। अच्छा पाई ना पाई को मार दिया, एक्स इजिकल टू मेरे पास आ गया एन लैम्डा बाई 2, एक्स इजिकल टू आ गया मेरे पास एन लैम्डा बाई 2, बिल्कुल ठीक, एक्स इजिकल टू मेरे पास आ गया एन लैम्डा बाई 2। अब यहां पर मेरे पास सब जगह पर, यहां पर मेरे पास सब जगह पर नोड बनेगा। अब देख लीजिए, अगर एन इजिकल टू 0 रखा तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी भाई साहब, एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0 पर क्या वाई 0 है, एक्स की वैल्यू 0 पर वाई 0 है, बात अब बहुत बड़ी, बिल्कुल ठीक है, वाई 0 है, मतलब यहां पर नोड मिलेगा, एक्स इजिकल टू 0 पर नोड मिलेगा। चलो सब एन इजिकल टू 1 लिखा तो एक्स इजिकल टू कितना आएगा भाई मेरे, लैम्डा बाई 2, चेक कर ले लैम्डा बाई 2 पर भी लोड मिल रहा है क्या, फिगर में देखें आपको समझ में आ जाएगा, कहीं ना कहीं सभी लोग देखेंगे, हाँ
ये फील करने वाली बात है भाई साहब, ये फील करने वाली बात है। ये लिखा अपन ने लैम्डा, लैम्डा बाई 2, सारी बातें। फिर से नोड मिल गया भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर n इजिकल टू 2 लिखे तो x इजिकल टू कितना होगा भाई साहब? लैम्डा। लैम्डा पर नोड मिल रहा है क्या, चेक करना। मिल रहा है ये। अरे वाह, मतलब पकड़ में आ गया कि नोड कहां कहां पर बनेंगे। नोड बनेगा 0 पर, लैम्डा बाई 2 पर, लैम्डा पर, इसे बोल सकते हैं 2 लैम्डा बाई 2 पर, इसे 2 लैम्डा बाई 2 पर, सॉरी 2 लैम्डा बाई 2 कैंसिल नहीं किया मैंने, है ना। 0 पर, लैम्डा बाई 2 पर, 2 लैम्डा बाई 2 पर, 3 लैम्डा बाई 2 पर, नोड 0 पर बनेगी। हाँ या ना बोलो यार, क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। बोलो समझ में आया, नोड कहां पर बनेंगे। और इसके बीच में एंटी नोड बनेंगे, इसके बीच में एंटी नोड बनेंगे। अब वो एंटी नोड देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं भाई साहब, इसका जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं। जनरल फॉर्मूले की कहानी कर लेते हैं। जनरल फॉर्मूला, ये x इजिकल टू मेरे पास मैक्सिमम कितना है भैया, l है ना। तो मेरे पास l इजिकल टू आ जाएगा n लैम्डा बाई 2, x इजिकल टू n लैम्डा बाई 2। तो और थोड़ा सा लिख लें तो लैम्डा इजिकल टू हो जाएगा मेरे पास 2l बाई x। ये जनरल फार्मूला निकाल के रख लिया, कभी कभार यूज करने की नौबत पड़ सकती है, इसलिए निकाल के रख लिया। ठीक है, बोला फील हुआ क्या, कहां पर सोच के देखें, स्टैंडिंग वेव में कहां पर अपने को डिस्प्लेसमेंट 0 मिलेगा। आधे साइकिल पर, हर आधे साइकिल पर मेरे को डिस्प्लेसमेंट 0 मिलेगा। सचिन समझ में आया क्या? सभी को क्लियर है बच्चों? देखो अब फॉर्मेशन ऑफ एंटी नोड देख लेते हैं भाई, फॉर्मेशन ऑफ एंटी नोड। ओके, हाँ पूछो। नहीं 2 होगा, मैंने गलती से लिख दिया बेटा, ये 2 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 होगा, 3 लैम्डा, बिल्कुल सही, ये 3 लैम्डा बाई 2 होगा, बिल्कुल ठीक। अब एंटीनोड देखें भाई साहब कैसे बनेंगे। एंटीनोड पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा साहब, हाँ या ना में जवाब दे। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, ठीक है सर। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, इसका मतलब साइन kx की वैल्यू मैक्सिमम होगी सब, हाँ या ना बोले। साइन kx की मैक्सिमम वैल्यू मतलब ये या तो +1 होगी या -1 होगी। +1 का मतलब हो गया ये वाली पोजीशन और -1 का मतलब हो गया ये वाली पोजीशन, ये दोनों है तो मैक्सिमम ही ना भैया डिस्प्लेसमेंट, ये मिनिमम नहीं है, ये मिनिमम नहीं है। मिनिमम कौन सा, ये यहाँ पे 0। अरे सोच के देखो ना, ये ऊपर गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अरे नीचे जाएगा तो भी तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अरे एम्पलीट्यूड दोनों तरफ होता है ना यार भाई, ऊपर भी एम्पलीट्यूड और नीचे भी एम्पलीट्यूड, तो मैंने लिख लिया प्लस या -1 मैक्सिमम होना चाहिए। बोलो समझ में आया क्या? अब इसका मतलब ये साइन कहां पर मैक्सिमम होता है वैसे वो लिख लेते हैं। साइन के इजिकल टू 1 हो गया मेरे पास साइन 90, साइन 90 में मैंने 180 जोड़ दिया तो साइन 270,
270 में 180 जोड़ दिया तो कितना हो जाता है यार भाई? जोड़ना जरा, कितना हो गया? 450। 450 और आगे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर kx इजिकल टू क्या लिख सकता हूँ मैं? अच्छा पहले इसको ऐसा लिखें, साइन kx इजिकल टू, यहाँ पर लिख लो साइन π/2, ये हो गया साइन 3π/2, ये हो गया साइन 5π/2, 90 को π/2 लिखते हैं ना भाई लोगों, मालूम है कि नहीं, है ना, पाई। तो kx इजिकल टू क्या आ गया मेरे पास? kx इजिकल टू आ गया π/2, ये आ गया 3π/2, ये आ गया 5π/2। अब इसको n के टर्म्स में लिखना है क्या? n के टर्म्स में आ गया kx 2n + 1 - 1, कुछ भी लिख लो, क्या लिखोगे? कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो 2n - 1 इंटू π/2, 2n - 1 इंटू π/2। अगर अपन ने 2n - 1 लिया है तो n इजिकल टू 1। अब यहाँ पर आ गया मेरे पास सॉरी, n इजिकल टू 1 2 3 और 4। जीरो से क्यों नहीं लेंगे भाई साहब? अरे जीरो पर तो नोड मिलेगा, जीरो पर तो नोड मिलेगा, इसलिए इसको जीरो नहीं लेंगे, इसको 1 2 3 से लेंगे। सोच के देखें भाई साहब, जीरो की वैल्यू तो पहले ही निकाल चुके हैं, जीरो की वैल्यू, सॉरी ये है, जीरो की वैल्यू तो पहले ही निकाल चुके हैं, इसलिए n इजिकल टू 1 2 3 4 5 लिया जाएगा। बहुत बढ़िया था। थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले तो ये बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए साहब, आगे देखिए। k को रख दिया मैंने 2π/λ, 2π/λ इंटू x इजिकल टू 2n - 1 n π/2। पाई से पाई चला गया, ये 2 नीचे आ गया, ये 2 नीचे आ गया। तो मेरे पास x इजिकल टू क्या आ गया? मेरे पास आ गया x इक्वल टू 2n - 1 और λ/4, 2n - 1 λ/4। देखना जरा, 2n - 1 λ/4। बोलो समझ में आ रहा है क्या भाई लोगों? यस और नो? थोड़ी सी जगह मिल जाएगी इसलिए चला सकते हो। चलो भाई साहब आगे और देखने का। n इजिकल टू 1 रखे भाई साहब, तो x इजिकल टू कितना बोलना सर? λ/4, λ/4। चेक कर लें λ/4 पर एंटी नोड मिल रहा है क्या? मिल रहा, दिख रहा है, दिख रहा है, ये λ/4 पर एंटी नोड मिल रहा है। अगला एंटी नोड यहां पर मिलेगा। चलो साहब n इजिकल टू 2 रखे भाई साहब, n इजिकल टू 2 रखें तो x इजिकल टू कितना मिलेगा भैया? 3 λ/4 पर। चेक कर ले 3 λ/4 पर, 3 λ/4 पर भी नोड मिल रहा है क्या? सॉरी एंटी नोड मिल रहा है क्या? देख λ/4 λ/4 λ/4। अरे यहाँ से लेके आया था λ/4 ना, ये भी λ/4, ये भी λ/4, ये एक, ये दो, ये तीन। हाँ तो 3 λ/4 पर। हाँ साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मतलब एंटी नोड कहाँ कहाँ पर मिलेगा भाई? एंटी नोड कहाँ कहाँ पर मिलेगा? इसका मतलब हो गया एंटी नोड, एंटी नोड मेरे को x इजिकल टू λ/4, 3 λ/4 पर, और भी आगे लिखे तो आगे आ जाएगा 5 λ/4 एंड सो ऑन पर मिलेगा। हाँ या ना बोलो यार भाई?
अरे समझ में आई क्या बात? कहाँ कहाँ पर अपने को नोड मिलेगा और कहाँ कहाँ पर एंटी नोड मिलेगा। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी बोलते हैं, λ/2 के मल्टीपल पर, λ/2 के इंटीजर मल्टीपल पर, मतलब कंटिन्यूअस मल्टीपल पर 1 2 3 4 पर नोड मिलेगा, और λ/4 के ऑड मल्टीपल पर, λ/4 के ऑड मल्टीपल पर, λ/4 के ऑड मल्टीपल पर मेरे को एंटी नोड मिलेगा। इसको बोलते हैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टैंडिंग वेव। जब तक ये पूरा अपन समझते नहीं है तब तक ये समझ में नहीं आता, इसकी फील नहीं होती यार कहाँ पे क्या चीज हो रही है। बोलो समझ में आया क्या? हाँ या ना बोले यार भाई, क्लियर है बात यहाँ पे? ठीक बात है, नोट कर लीजिए इसको।